दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक विशाल हॉल से, जहां एक भव्य कॉन्सर्ट की रिहर्सल चल रही है। चारों ओर सुरों की गूंज है और हर कोई अपनी प्रैक्टिस में डूबा हुआ है। लेकिन तभी पार्किंग में एक ट्रक आकर रुकता है और उसमें से हथियारों से लैस कुछ लोग बाहर निकलते हैं। कुछ ही पलों में पूरी इमारत पर कब्जा कर लेते हैं और सभी को बंधक बना लेते हैं। जैसे ही यह खबर अधिकारियों तक पहुंचती है, तुरंत एक स्ट्राइक टीम मौके पर भेजी जाती है। टीम का नेतृत्व कर रहा है जॉन और उसके साथ है उसका भरोसेमंद साथी माइटो। जॉन आदेश देता है, जब तक मैं ना कहूं कोई गोली नहीं चलाएगा। सैनिक चारों तरफ फैल जाते हैं और ऑपरेशन शुरू होता है। उधर आतंकवादियों को लगता है कि पुलिस उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही। अपनी ताकत दिखाने के लिए उनमें से एक क्रूर आतंकी एक मासूम लड़की को सबके सामने गोली मार देता है। यह देखकर माटो का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जॉन के आदेशों को नजरअंदाज कर फायरिंग शुरू कर देता है। तुरंत चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में एक एक आतंकी ढेर हो जाते हैं, लेकिन जॉन माटो पर बरस पड़ता है। मैंने मना किया था, बिना आदेश गोली मत चलाना। तुम्हारी वजह से निर्दोष जाने जा सकती थी। माटो सफाई भी नहीं दे पाता कि तभी एक गोली जॉन को लगती है। जॉन जमीन पर गिर जाता है। माटो सदमे में है। उसे लगता है यह उसकी गलती है। अगर उसने सब्र किया होता तो जॉन जिंदा होता। इसी बीच एक आतंकी धमकी देता है कि पूरी इमारत में बम लगाए गए हैं। जॉन की हालत बिगड़ती जाती है और आखिरकार वह दम तोड़ देता है। माटो अपराध बोध से भर जाता है। उसे लगता है कि जॉन की मौत का असली जिम्मेदार वही है। अब दृश्य बदलता है और 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब हम रोमानिया में है। माटो ने फोर्स छोड़ दिया है और मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन काट रहा है। लेकिन जॉन की यादें अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह अक्सर अकेले बैठकर जॉन की पत्नी हेलन और उनकी छोटी बेटी की तस्वीरें देखता रहता है। जॉन सिर्फ उसका सीनियर नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त भी था। माटो को लगता है कि उसने अपने दोस्त और उसकी फैमिली दोनों के साथ गुनाह किया है। उधर अधिकारी सेरा और फिशर कुछ खतरनाक अपराधियों से पूछताछ कर रहे हैं। उनमें से एक है रोमन, जो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। फिशर गुस्से में आकर उसे अलग से पूछताछ के लिए ले जाता है। तभी हमें दूर से एक शख्स दिखता है जिसका नाम बेर है। वह इन सब पर नजर रख रहा है और तुरंत अपने बॉस सबन को खबर देता है कि उसके आदमी इंटरपोल के हाथ लग चुके हैं। सबन शहर का बड़ा क्रिमिनल है और अपने बिजनेस को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने आदमियों की गिरफ्तारी की खबर सुनकर वह बौखला जाता है। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। रोमन असल में इंटरपोल का अंडरकवर एजेंट है, जो सबन की गैंग में घुसपैठ कर चुका है। रोमन सेरा को बताता है, अगर सबन तक पहुंचना है तो तुम्हें पहले पाल तक पहुंचना होगा। सबन ने उसे 15 मिलियन यूरोज दिए हैं, जिन्हें वह क्रिप्टो में बदलने वाला है। यह सुनते ही सेरा पाल की तलाश में निकल पड़ती है। इसके बाद हम माटो को देखते हैं, जो नीदरलैंड पहुंचता है। उसका मकसद साफ है, जॉन की पत्नी हेलन और उनकी बेटी एंजी से माफी मांगना। हेलन माटो को देखकर भावुक होती है। इतने दिनों बाद किसी परिचित का चेहरा देखकर उसे सुकून मिलता है। वह माटो को घर बुलाती है, काफी परोसती है और धीरे धीरे उससे जुड़ने की कोशिश करती है। मगर माटो अंदर से टूट चुका है। अपराध बोध में वह गिरा है। वह सब कुछ सच सच बता देता है। जॉन की मौत में उसकी कार्रवाई की वजह क्या थी। यह सुनकर हेलन पहले गुस्से और फिर दर्द से भर उठती है। वह माटो से कहती है, मुझे शक था कि कुछ तो ठीक नहीं है। तुम जॉन के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए थे। माटो कहता है, अगर मैं गया होता तो मैं खुद टूट जाता। जाने की कोशिश करते हुए जब वह उठता है, हेलन उसे रोक लेती है और शांत स्वर में कहती है, खुद को माफ कर लो। यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने तुम्हें अब भाई माना है। जब तक चाहो यहीं रह सकते हो। धीरे धीरे माटो के दिल पर का बोझ हल्का होता है। इसी बीच शहर में सबन अपने रेस्तरां में भड़क रहा है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो वह सेफ माइकल को फटकार लगाता है, यदि जल्दी ग्राहक नहीं आए तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बाहर बेर और लो आते हैं और बताते हैं कि उनके डील की जानकारी लीक हो गई है। सबन घबरा जाता है और बेर से कहता है कि उस गद्दार का पता लगाओ। शाम होते ही पाल घर लौटता है। हेलन उसे और माटो से मिलवाती है। पाल हेलन का दूसरा पति है। पाल ने सबन के लिए 15 मिलियन यूरो संभाले थे, जो अब गायब है। उस पर सबन का दबाव बढ़ता जा रहा है। माटो रात में अकेला बाहर बैठकर जॉन को याद करता है। पाल आकर उसे समझाता है, खुद को माफ कर और आगे बढ़। अगले दिन माटो जॉगिंग पर जाता है। लौटकर एंजी से मिलकर उसकी दोस्ती शुरू हो जाती है। जी माटो को अपना कुत्ता सौंप देती है और कहती है, जब तक मैं स्कूल से नहीं आती इसका ध्यान रखना। यह छोटा सा बंधन माटो को सुकून देता है। पर पाल आप परेशान है। उसके पास पैसे नहीं और सबन किसी भी हद तक जा सकता है।
हेलन पाल से कारण पूछती है पर पाल कुछ नहीं बताता। अगली सुबह बच्चों के एक ग्रुप को पुल पर लटकी लाश दिखती है। हड़कंप मच जाता है, वह रोमन का है। लो और बेर ने उसे मारकर पूल में फेंक दिया था। सबन आग बबूला हो जाता है और बेर लो से पूछता है कि रोमन के पास क्या जानकारी थी और उसने किसे किसे बताया। दोनों के पास ठोस जवाब नहीं होते, जिससे सबन और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। सबन पाल को फोन कर कड़ी अल्टीमेटम देता है, आज ही पैसे वापस करो। पाल समय मांगता है पर सबन कहता है कि अब और समय नहीं मिलेगा। इधर इंटरपोल के सेना और फिशर रोमन की बॉडी की जांच करते हैं। उन्हें शक है कि यह पूरा खेल सबन का ही हो सकता है, पर फिलहाल उनके हाथ में पैनी सीधी सबूत नहीं है। एनजी और माटो की दोस्ती देखकर हेलन बहुत खुश होती है। तीनों बाजार जाते हैं, तभी अचानक कुछ गुंडे पीछे से माटो पर हमला कर देते हैं। माटो बेहोश हो जाता है और गुंडे एनजी को उठाकर ले जाते हैं। होश आते ही माटो तुरंत उनका पीछा करता है। इस बीच हेलन घबराकर पाल को सब कुछ बताती है। पाल सबन को फोन करता है पर सबन ठंडे अंदाज में कहता है, मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी। भागते भागते माटो गुंडों की गाड़ी पर कूद पड़ता है, लेकिन तभी सामने से आती एक गाड़ी उनसे टकरा जाती है। माटो सड़क पर जा गिरता है और फिर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अस्पताल में होता है। वहाँ सेरा और फिशर उससे मिलने आते हैं। माटो कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। सेरा बस अपना कार्ड पकड़ाती है और कहती है, जरूरत पड़े तो कॉल करना। जाते जाते वह उसे सोच में डाल देती है और बाहर खड़ा लो सारी बातें सुन लेता है और जाकर सबन को बता देता है। सबन अब हालात समझ चुका है और वह एनजी को थाईलैंड भेजने की योजना बनाने लगता है। दूसरी तरफ माटो को जान की कही बात याद आती है, तुम्हें एनजी का गॉडफादर बनना है, लेकिन वह एनजी को बचा नहीं पाया। गुस्से और अपराध बोझ से भरकर वह हथियार उठाता है, तभी पाल आकर रोकता है, लेकिन बातचीत में गलती से उसके मुंह से सबन का नाम निकल जाता है। माटो समझ जाता है कि पाल को सच पता है। गुस्से में वह पाल को चाटा मारता है और सच उगलवाता है। हेलन भी पाल को कसकर छिड़कती है और कहती है कि सबन के पैसे लौटा दो, पर पाल रो देता है, पैसे तो मैंने क्रिप्टो में डुबा दिए। हेलन उसे तमाचा मार देती है। माटो अपनी योजना बनाता है। वह पाल को कहता है कि सबन को फोन करके कहे पैसे तैयार हैं। पाल ऐसा ही करता है। सबन चेतावनी देता है, कोई गड़बड़ हुई तो एनजी और तुम्हारा परिवार मारा जाएगा, समझ गए ना। घर के बाहर फिशर पाल पर नजर रख रहा था। माटो बंदूक की नोक पर फिशर से उसकी गाड़ी छीन लेता है और निकल पड़ता है। इधर पाल घर में पैकिंग कर रहा है ताकि भाग सके, लेकिन बाहर उसकी किस्मत साथ नहीं देती। लो गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। वह पाल को मार डालता है और बचे कुचे पैसे लेकर फरार हो जाता है। उधर माटो उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां गुंडे इंतजार कर रहे होते हैं। वे बैग छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन माटो अकेला ही सबको खत्म कर देता है। बस एक को जिंदा रखता है ताकि एनजे का पता मिल सके। जानकारी निकलवाने के बाद उसे भी खत्म कर देता है। इसी बीच हेलन के घर में लो घुस आता है। हेलन को बंदूक की नोक पर लेता है। फिशर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन घायल हो जाता है। हेलन हिम्मत जुटाकर बंदूक उठाती है और फायर करती है। लोग भाग निकलता है। अब खेल अपने आखिरी दौर में है। माटो सेरा को कॉल करता है और बताता है कि एनजी सबन के नाइट क्लब में है। सेरा तुरंत टीम लेकर पहुंचती है और क्लब में माटो अकेला दर्जनों गुंडों से फिरता है। वह कई को मार गिराता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी सेरा आग मचती है और अपनी सटीक निशानेबाजी से मैदान साफ करने लगती है। ऊपर की मंजिल पर सबन एनजी को लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। सामने खड़े होते हैं लो और बेर। दोनों तरफ से जमकर खून खराबा होता है। सेरा लो को खत्म कर देती है और घायल माटो बेर से भिड़कर उसे भी मार डालता है। नीचे सबन एनजी को लेकर भाग रहा होता है। एनजी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है और उसे काट लेती है। गुस्से में सबन गोली चलाता है। उसी वक्त माटो चाकू फेंकता है। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं और गिर पड़ते हैं। सबन मारा जाता है और माटो भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एनजी रोते हुए उसके पास आती है। अब इसके बाद 6 महीने बाद हेलन और एनजी अपने घर में नई जिंदगी बिता रहे हैं। माटो सब कुछ पीछे छोड़कर कहीं दूर अकेले शांति से जी रहा है। उसकी कहानी खून और दर्द से भरी थी, लेकिन अंत में उसने अपना वादा निभाया। उसने एनजी को बचाया और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।